quota. And we are continuing our talk on bonding. बॉन्डिंग की हमारी चर्चा चल रही थी, उसको आगे जारी रखते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी उससे अगला चरण हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक बहुत नेचुरल अगली कॉन्सिक्वेंस आती है कि भाई ये जो हाइब्रिडाइजेशन था, ये आपने कहा था कि भाई ये तो एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये तो जो सचमुच में बॉन्ड एंगल्स हैं, बॉन्ड लेंथ्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के काम में आता है। हाँ जी, तो फिर आपने तो उसको हर जगह लगा दिया। क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये काम नहीं करता? हाँ, ऐसा भी होता है, बहुत कम जगह हैं, पर ऐसा होता है, चाहे काम नहीं करता। कौन सी वो जगह हैं? एक पुराने सज्जन थे, पॉलिंग के शिष्य थे, उनका नाम था ड्रैको। क्या वो चाइना से थे? क्या ड्रैगन से उनका कोई संबंध है? नहीं, वो एक अलग सम्मानित व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने सारे एक्सेप्शंस को बटोरा तो एक रूल बन गया जिसको हम कहते हैं ड्रैगोस रूल। क्या है रूल? आइए देखिए। हम अभी तक मान रहे थे कि हम स्टेरिक नंबर निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स लोन पर निकालेंगे और हर केस में हम सही सही हाइब्रिडाइजेशन बोल देंगे। ये लगभग सही है, पर कहीं कहीं सही नहीं है। क्यों? जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मान लीजिए अपने पास था फास्फोरस। हाँ जी, PF5 होता है, PF3 होता है। हाँ जी, PCl5 होता है, PCl3 होता है, बिल्कुल साहब। PH3 होता है, पर PH5 नहीं होता। क्यों? क्यों नहीं होता? अगर आप पॉलिंग साहब की थ्योरी से देखें तो उसमें भी आगे एक्साइटेड स्टेट में आप फास्फोरस को ला सकते हैं, उसके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं, 5 हाइड्रोजनों से उसके बॉन्ड्स बनवाए जा सकते थे। संभव था ये सब, होता कभी नहीं है। ऐसे ही सल्फर को देखें, SF2 होता है, SF4 होता है, SF6 होता है, ऐसे ही H2S होती है, पर H4 और H6S करके कभी कुछ नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? उसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं आता किससे? पुरानी थ्योरी से, लेकिन ड्रैगोस रूल इस अंश पर प्रकाश डालता है और ये बात हमें समझाता है। यही नहीं, कुछ और गड़बड़ियां भी हैं। ये तो वैलेंसी की बात हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सबसे मशहूर जो अचीवमेंट था, जो हाइब्रिडाइजेशन या इन सब थ्योरीज का जो सबसे बड़ा काम था, बॉन्ड एंगल्स की चर्चा कर लिया करते थे ये वेस्पर को और अपने साथ जोड़कर सक्सेसफुली। क्या हर जगह ये सक्सेसफुल था? जैसे H2O में HOH बॉन्ड एंगल देखिए आप, लगभग 105 डिग्री के आसपास आता है। 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम है, तो लोगों ने कहा जी दो दो लोन पेयर हैं, चलो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। HSH बॉन्ड एंगल देखें H2S में, ये बॉन्ड एंगल कितना है? अगर हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी सही होती तो ये बॉन्ड एंगल भी लगभग 109 डिग्री 28 मिनट, थोड़ा सा कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एंगल होता है 92 डिग्री, लगभग 90 डिग्री के आसपास। क्या बात कर रहे हो, तो बहुत कम है। हाँ जी, तो फिर गोलमाल है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इन सारी गड़बड़ियों को इकट्ठा किया ड्रैगो महाराज ने और बनाया अपना दिव्य रूल, जिसकी हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम बड़े खुश हैं इससे, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ एटम्स में ये देखने में नहीं आता। अब लोगों ने कहा दिक्कत तो यही है कि साहब हम तो हर जगह इसको मान के चल रहे थे, अगर ये कुछ कुछ जगह ऐसी हैं तो आप या तो स्पष्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहां कहां नहीं चलता, ताकि हम क्लियर तो हो कि भाई यहां चलेगा यहां नहीं चलेगा, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, तो उन्होंने कहा मैं बताता हूं, अगर एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा है फॉर Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, ठीक है, किसका? सेंट्रल एटम का। अगर सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा है, यानी कि फास्फोरस या उससे बात करी जा रही है, और अगर जो साथ में एटम जुड़े हुए हैं, मतलब जो टर्मिनल एटम्स जुड़े हुए हैं, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है फॉर Z ग्रेटर देन इक्वल 15, if terminal atoms have electronegativity less than 2.5, then the central atom remains unhybridized. क्या? Then the central atom remains unhybridized. तो 2.5 से कम कौन है, ये कैसे पता लगेगा? कैसे? तो रूल कुछ भी बोल के
आप कंफ्यूज मत हो, मैं दोबारा बोल दूंगा, और उसके पहले एक सूचना मैं रिवाइज करा दूं, शायद आप भूल गए हो, इसलिए दोबारा बोलना आवश्यक। कौन सा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती थी? फॉन्कल BrIS, सल्फर को 2.5 लेकर आप मस्त हो जाएं। कार्बन कार्बन को थोड़ा कम, डेल्टा माइनस है वो 2.47 ऐसे कुछ आती है, कम कर दें उससे। टॉप 7 जो हमारे काम के हैं वो ये हैं, ये टर्मिनल एटम्स होते हैं, हाँ जी। और अगर ये टर्मिनल एटम्स हैं तो सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज होगा, और यदि ये टर्मिनल एटम नहीं है, अक्सर एक बहुत पॉपुलर दूसरा टर्मिनल एटम है हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन टर्मिनल एटम है, या दूसरे कार्बन या अल्काइल ग्रुप्स टर्मिनल एटम है, तब क्या होगा? तब सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड मान लेंगे उसे। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है? शर्त है कि एटॉमिक नंबर 15 या उससे ज्यादा हो। सेकंड पीरियड पर ये रूल मत लगाइएगा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ये रूल लागू होता है, वहीं इसका महत्व है, और नीचे चलता है, सब जगह चलता है। अच्छा, तो मतलब अगर आप देखेंगे, जैसे मैं पहले एग्जांपल देता हूं कि कहां कहां नहीं चलता, इसके उदाहरण जो है ड्रैगोन्स रूल के क्या है, और फिर लॉजिक बताऊंगा कि भाई क्या होता है इसमें। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है फॉस्फोरस PH3, तो आपको पता है H-PH बॉन्ड एंगल जो है वो लगभग 94 डिग्री के आसपास होता है। ऐसे ही H2S में अभी बताया था, HSH बॉन्ड एंगल लगभग 92 डिग्री के आसपास है। अच्छा, फॉस्फोरस के नीचे चलिए खानदान में, आर्सेनिक और एंटीमनी, क्या ये भी हाइड्राइड्स बनाते हैं? PH3, ASH3, SbH3, जी हाँ, इनके बॉन्ड एंगल्स भी वैसे ही होते हैं, जैसे ये 94 डिग्री था, तो आर्सिन ASH3 लगभग 93 डिग्री के आसपास, 92 डिग्री, 91.5 डिग्री, ऐसे डाउन द ग्रुप चलेंगे तो बॉन्ड एंगल मतलब 90 से 92, 93 डिग्री के बीच में ही डोलते रहते हैं। तो ये भी लगभग वही 92 टू 93 डिग्रीज के आसपास आ जाएंगे, विच इज क्लोजर टू 90 डिग्रीज। ये 109 डिग्री 28 मिनट वाला sp3 नहीं है। लेकिन इसी की बजाय इतने शरारती हैं ये, कि अगर आप ले लेते हैं PCl3 को, AsCl3 को, SbCl3, इस तरह की चीजें ले लेते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल क्लोज टू वही 105, 109 डिग्री 28 मिनट इसके आसपास आ जाते हैं। ऑफ कोर्स एक लोन पेयर है तो थोड़े से कम हो जाते हैं, 2-4 डिग्री कम हो जाएंगे, लेकिन रहते उसके आसपास ही। तो ये तो दिख रहा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? यहां पर फास्फोरस के साथ टर्मिनल एटम कौन है? Cl, क्लोरीन है। अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा हो, तब माने कि सेंट्रल एटम का हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ड्रैगो महाराज ये बोल गए हैं। लेकिन यदि टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो जाए, दो ही केस पॉपुलर है, या तो हाइड्रोजन आ जाए या अल्काइल ग्रुप्स आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले। तो अगर ऐसा है तो फिर आप कहेंगे कि भाई सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है। क्यों? बताएंगे, लेकिन पहली बात तो वो नहीं है। तो यानी कि फॉस्फीन में फास्फोरस, आर्सिन में आर्सेनिक, एंटीमनी, SbH3 में ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। जी हां, ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ऐसे ही यहां ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड H2S, H2SC, H2TE, ये तीनों में सल्फर, सिलीनियम, टेलिडियम अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। अच्छा, ऐसा कैसे? पहली बात तो है, ये सूचना होना भी महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि हां ये अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। ये सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, पता लग गया। अब अगला सवाल आता है कि सब क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होता है? वो भी बताते हैं, आप देखिए। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की एक शर्त थी। क्या थी? हमने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हो रहा है तो ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, या तो उनकी एनर्जी एक जैसी हो या लगभग आसपास हो। एक और चीज है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्यों होता था? क्योंकि उसके बाद जो बॉन्ड्स बनते थे वो बड़े अच्छे बॉन्ड्स होते थे, और वो बॉन्ड्स बनने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्योंकि ज्यादा अच्छे बॉन्ड्स बनाती हैं, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो रिलीज करती थी, वो पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन वगैरह को कॉम्पनसेट कर दिया करता था। ठीक है, लेकिन अब आप देखें क्या होगा। मान लीजिए अगर आपके पास जो है, थोड़ा यहीं पे देखते हैं, फास्फोरस है। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, कौन सा? कि फास्फोरस PF3 या PCl3 बनाता है,
PF5 या PCl5 बनाता है, वो PH3 बनाता है, और वो PH5 कभी नहीं बनाता। आखिर क्यों क्यों क्यों, वो बता रहे हैं। देखिए, एक बार डब्बा डायग्राम बनाइए फास्फोरस का। क्या था फास्फोरस में? आर्गन, सॉरी, नियॉन 3s2 3p3 ऐसा था, ठीक है। और 3s2 3p3 इस तरह से है, आगे 3d खाली है। और अगर आपको वैलेंसी 3 रखनी है जैसे कि PH3 में भी है, तो आप चुपचाप आए, HHH के 3 बॉन्ड्स बना दें, किससे? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से PH3 बन जाएगी, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप बनाना चाहते हैं PH5, तो क्या करना होगा? आपको इलेक्ट्रॉन को यहां कुदाना होगा और इस तरह से इसको जंप कराना होगा यहां पे, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ऐसा कराना होगा आपको sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये sp3d हो रहा है, अगर ये sp3d बन रहा है, तो इसमें sp और d को मिक्स करना होगा। कौन है? मेरे पास है 3s, मेरे पास है उससे ज्यादा एनर्जी वाली 3p, और उससे भी ज्यादा एनर्जी वाली 3d। 3s 3p 3d। क्या आपको याद है कि 3d के थोड़ा सा नीचे ही हुआ करती थी 4s? हाँ जी। क्या 3s और 4s मिक्स करके हाइब्रिडाइज हो सकते हैं? नहीं, हमने कहा था एनर्जी गैप ज्यादा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अलग अंतर है, तो मिक्सिंग नहीं होगी। तो मेरे भाई, अगर तुम 3s को 4s के साथ मिक्स नहीं कर रहे थे, तो 3s को 4s के भी ऊपर जो 3d है उसके साथ कैसे मिक्स कर सकते हो? नहीं होना चाहिए था, होना तो नहीं चाहिए था, होता भी नहीं है। इस वजह से, क्योंकि 3s 3p तो ठीक है, 3d इतनी ऊपर हो जाती है, इतनी ऊपर हो जाती है कि उसके साथ में मिक्सिंग संभव नहीं होती। तो इस वजह से PH5 नहीं बनता। क्यों? अगर PH5 बनेगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 3d की एनर्जी बहुत ज्यादा है। अच्छा, और PCl5 बनाने में तो शर्म ना आई, PF5 भी बना लिया, हाइड्रोजन में ही दिक्कत आ रही है बहुत। क्यों? अब आप देखिए, ड्रैगोस रूल में क्या था कि टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या उससे ज्यादा हो, ठीक है। क्यों भैया? टर्मिनल एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लाभ क्या है, फायदा क्या है? बहुत फायदा है, बहुत तगड़ा फायदा है। कैसे? बताता हूं आपको। देखिए, होता यह है कि अगर टर्मिनल एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो सेंट्रल एटम पर चार्ज आ जाता है डेल्टा प्लस। बहुत बहुत अच्छी बात बोलो, ध्यान सुनिएगा। अगर टर्मिनल एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो सेंट्रल एटम पर चार्ज आ जाता है डेल्टा प्लस। और यदि सेंट्रल एटम पर चार्ज आ जाता है डेल्टा प्लस, फिर क्या होता है? सेंट्रल एटम पर डेल्टा प्लस चार्ज आते ही एक नया तमाशा खड़ा होता है। क्या? तब आप कहते हैं कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर प्लस चार्ज आएगा, वैसे वैसे उसके ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या क्या क्या? जैसे जैसे सेंट्रल एटम पर प्लस चार्ज आएगा, वैसे वैसे उसके प्लस चार्ज आया, तो उसने इलेक्ट्रॉनों को खींचा अपनी ओर, तो ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। अच्छा, तो इसका मतलब जैसे जैसे प्लस चार्ज आएगा, यहां बना दीजिए मुझे, ये है 3s, ये है 3p, और ये है 3d। मान लीजिए ये उनका लेवल है, ठीक है। और रेफरेंस के लिए मैं ये एक ऐसे लाइन बना देता हूं कि भैया ये उनका पुराना लेवल था। अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? जैसे ही डेल्टा प्लस चार्ज आया, ऑर्बिटल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 3s नीचे आया, 3p और नीचे आया, और 3d तो काफी नीचे आ गया। डू यू सी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑर्बिटल का, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से याद हो, हमने कहा था s उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, s से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है p, और p से भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है d। क्यों? d डिफ्यूज्ड है, ऑलरेडी फ्लफी है, काफी लेस डेंस है, तो उसको कंप्रेस करना ज्यादा आसान है। जैसे रुई है आपके पास, कंप्रेस करेंगे मजे से हो जाएगी, क्यों? थोड़ा फ्लफी जैसा है। जो और थोड़ा टाइट है, जैसे 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 मान लीजिए लोहा है, आप कंप्रेस करेंगे इतने आराम से नहीं होगा, है ना। तो 3s का उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, 3p का ज्यादा होता है, 3d का और ज्यादा होता है। तो डेल्टा प्लस चार्ज आने के पहले डिफरेंस ज्यादा था, डेल्टा प्लस चार्ज आने के बाद अब डिफरेंस कम हो गया, अब वो मिक्सिंग संभव हो गई जो पहले नहीं थी। इसका मतलब अब हम sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन वो करा सकते हैं
जो कॉन्ट्रैक्शन के पहले संभव नहीं था। पर ये कॉन्ट्रैक्शन आया कब? तब जब टर्मिनल एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव थे। तो जब जब टर्मिनल एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तभी होगा sp3d, sp3d2 या sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये नहीं हुए तो ये नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो pH5 या SH4 या H4s या H6s इसके जैसी स्पीशीज नहीं बन सकती। दिस वॉज द रीजन फॉर ड्रैकोस रूल। अगर आप देखें एनर्जी डिफरेंस अगर पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा है तो डेल्टा प्लस चार्ज उस डिफरेंस को कम करने का काम करता है, जो अगर आ न सका तो हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं पाता। ये कारण है। ये ज्यादा रिमार्केबल या ज्यादा विजिबल कम है। पहली बात कंडीशंस देख लीजिए साथ साथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम है तो आप पाएंगे कि ड्रैगोस रूल एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, इनफैक्ट 2.5 के बराबर भी नहीं, 2.5 से कम ही हो तो ज्यादा अच्छा है। डिस्टिंक्टली सेंट्रल एटम अगर थर्ड पीरियड का है उसके बाद हो तभी होगा। और ये सिग्निफिकेंट कब होगा? ये सिग्निफिकेंट तभी होता है जब अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो, कम से कम एक सेंट्रल एटम पर लोन पेयर तो हो। मतलब जैसे अगर आपके पास है PH4 प्लस, उस पर ड्रैगो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस पर ड्रैगोस रूल नहीं लगता। क्यों? प्लस चार्ज आ गया है फास्फोरस पर। आप देखें ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं, अब वो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा जो PH3 में नहीं हो रहा था। PH3 कैसी थी? वो अनहाइब्रिडाइज्ड थी। अच्छा, तो काफी तमाशा है। जी हाँ, ये काफी 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 तमाशेदार है। ठीक है, चलिए फिर बॉन्ड एंगल कितना होता है? क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही है, बॉन्ड एंगल बिकम्स क्लोज टू 90 डिग्रीज। क्योंकि पी ऑर्बिटल्स आपस में 90 डिग्री पर होती है और वो एज इट इज पार्टिसिपेट कर लेती हैं, तो बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। फॉस्फीन के केस में आप देखिए लगभग 94 डिग्री के आसपास आता है बॉन्ड एंगल, राइट? ठीक है। PF3 होता तो डेल्टा प्लस चार्ज आया, S और P पास में आ गए, वो मिक्सिंग हो गई जो PH3 में नहीं हो पा रही थी। और PH5 में तो उसका सपना भी नहीं देख सकते थे। आइए एक क्वेश्चन करनी इसी बात पर। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एग्जिस्ट अमंग्स द फॉलोइंग। ऐसा भी होता है, हाँ, कुछ मॉलिक्यूल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आपको बताना है कौन कौन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ओ माय गॉड, ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए तो सही। HFO4, PH5, HCl6, SF6, IF7 और H4Hg, कौन इनमें से एग्जिस्ट करता है? अभी अभी बोला था PH5 तो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता। F अगर ये इस तरह से होगा, HClO4 की तरह बनाओ HFO4, ये क्या है? अगर ये होता तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता सिमिलर टू HClO4। और आप ये देखिए कि क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट कर सकता है? क्यों? आपने फ्लोरीन के 7 बॉन्ड्स बनाए हैं, उसके 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, क्या ये उचित है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनके 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल खतरनाक और गलत है। ये क्या खोपड़ी हड्डी से बनाता है ना, डेंजर का साइन वैसा आ गया। तो ये एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये तो नहीं करता साहब। PH5 तो पहले मना कर दिया था। SCl6 SF6 होता है। हाँ जी, बस इतना ही बहुत है। अगर आपको याद हो तो जैसे जैसे एटम बड़े हो जाते हैं, एक छोटे से एटम के इर्द गिर्द वो खप नहीं पाते, वो स्टेबली अटैच नहीं हो पाते। तो सल्फर SF6 तो बना देता है रो पीट के, पर SF6 बिल्कुल टाइट होता है, बिल्कुल ठूस ठूस के भरा होता है। फ्लोरीन का 7वां एटम भी वहां नहीं आ सकता, ये संभव नहीं है, इतनी जगह नहीं होती। और बड़े विशाल फ्लोरीन के एटम तो बिल्कुल जगह ही नहीं होती। इसलिए बहुत रो पीट कर SCl4 तो बनता है, पर SCl6 नहीं बन पाता बिकॉज ऑफ बिगर साइज ऑफ Cl एटम्स। SF6 ऑफ कोर्स बनता है, IF7 बनता है, देखा ही था। H4Hg, क्या बात कर रहे हो ना? क्यों? Hg F4 बन जाता है, बस इतना ही बहुत है। ज़ेनॉन फ्लोरीन का बॉन्ड बनाती है, हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं बनाती? सेम, इतना दम नहीं है, इतना डेल्टा प्लस चार्ज पैदा नहीं कर सकती हाइड्रोजन कि ज़ेनॉन में वो हाइब्रिडाइजेशन हो पाए जो कि Hgf4 में हो जाता है। तो ये भी अशुभ है,
नहीं होगा। इसमें दो ही एग्जिस्ट करेंगे, कौन? SF6 और IF7। तो द करेक्ट आंसर इज 2, राइट। चलिए भाई, ये तो बात थी किसकी? महान ड्रैगो और उनके रूल की। छोटा सा प्यारा सा रूल है, क्यूट सा, पर जय को पसंद है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं, फिर से एक बार उठाते हैं, लुईस एसिड्स और बेसिस, अम्ल और क्षार। क्या है ये? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो है लुईस एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट करे वो है लुईस बेस। शर्त ये है कि इस डोनेशन एक्सेप्टेंस के बाद बनना चाहिए एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कौन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है? जिसके पास कमी होती है। कमी किसके पास है? जिसका या तो ऑक्टेट अधूरा हो। अगर ऑक्टेट अधूरा है, जैसे BF3, AlCl3, BCl3, FeCl3, दे आर वेरी गुड लुईस एसिड्स। यस। इसके अलावा जिनके मन में लालच हो। लालच किनके मन में है? सेंट्रल एटम पर हो डेल्टा प्लस चार्ज और हो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। सबके पता नहीं लगता वेकेंट डी ऑर्बिटल कहां से ले आते हैं। डी ऑर्बिटल वेकेंट ही रहती हैं। कैसे? अरे आप देखो कितनी 5 डी ऑर्बिटल हैं, 1s 3p, तो 4 तो ये हो गई। तो 4 के अलावा 5 डी ऑर्बिटल और हैं। अच्छा, तो अगर किसी ने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो s और p खत्म हैं। उसके अलावा अगर 5 और बॉन्ड बनाए, सिग्मा पाए जो बनाए उसकी मर्जी आए, तब जाकर डी ऑर्बिटल भरेंगी। टोटल 9 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे डी ऑर्बिटल को भरने के लिए, और प्रायः 9 बॉन्ड्स तो कोई भी नहीं बनाता। अच्छा, जैसे अगर कोई भारी मॉलिक्यूल है, जैसे XeO4 भी, जिसमें Xe 1 2 3 4, ऐसे चार सिग्मा 4 पाए हैं, तो भी ज़ेनॉन ने 8 ही बॉन्ड बनाए हैं, 9 तो नहीं बनाए। हे हरि, तो अब क्या होगा? तो आप देखें, एक न एक डी ऑर्बिटल तो खाली छूट ही जाती है। अच्छा, तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल किसके पास है? बच्चे पूछते हैं। जवाब है सबके पास है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एवरी एटम विल पोजेस एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। तो वो बॉन्ड्स बना सकती हैं बशर्ते उनकी तमन्ना हो बॉन्ड्स बनाने की, लोन पर एक्सेप्ट करने की। किसी से इलेक्ट्रॉन मांगने चाहेंगे, भिक्षाम देहि कहने के लिए अपने आत्मसम्मान को काफी नीचे करना पड़ता है। अच्छा, या तो आप बिल्कुल संत महात्मा हो जाएं, सर्वत्यागी सन्यासी हो जाएं, तो एक बहुत ऊंचे स्तर पर उठ जाए, तब भी आप भिक्षाम देहि कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध की तरह। और यदि व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट, है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ही आप मांगने जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसके पास है? वेल, अगर सेंट्रल एटम बहुत लालची टर्मिनल एटम से जुड़ा हो, लालची इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिन्होंने सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लिए हो, जैसे SiF4, PCl5, PF5, कुछ भी इस तरह को, SnCl4, ये क्या है? ये हैलोजेंस से जुड़े हैं। हैलोजेंस या ऐसे हैं, लालची हैं। ऑक्सीजन से जुड़ना लालच नहीं है, ऑफ कोर्स है। SO3 ले लीजिए आप, SOOO, 3 ऑक्सीजन ने बुरी तरह से हैरान कर दिया सल्फर को, खूब इलेक्ट्रॉन खींच लिए, बैंड बच चुकी है सल्फर की। सल्फर जैसे ही किसी को देखता है हाथ पसार देता है, यार इलेक्ट्रॉन दे दे, क्यों, बहुत कम हो गए, इन लोगों ने ले लिए मेरे से इलेक्ट्रॉन, तू थोड़े तो दे दे यार, है ना। तो ये द्वार द्वार घूम के भिक्षा मांगते रहते हैं, लोन पेयर मांगते रहते हैं, तो लुईस एसिड बन जाते हैं। तो ये तो ऑक्टेट अधूरा हो, ऑक्टेट तो पूरा कर दिया लेकिन बैंड बजा दी, क्यों? इलेक्ट्रॉन से घसीट लिया अपने इलेक्ट्रॉन, और सेंट्रल एटम के पास डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, वो औरों से मांग कर रखने की जगह उसके पास है, तब भी मांग लेता है, और तब भी ये लुईस एसिड बन जाते हैं। ये 2 तरीके हैं जो लुईस एसिड्स के होते हैं। कोई और हो सकता है? हाँ, एक और वैरायटी संभव है। मेटल कैटाइंस एंड स्पेशली डी ब्लॉक के मेटल कैटाइंस, ये कैटाइंस प्लस चार्ज हैं, तो लोन पेयर मांग लेते हैं, लुईस एसिड्स हैं, है ना, और इच्छा भी है उनकी रखने की। ठीक है, तो सबसे मजे से डी या एफ ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेते हैं। क्या एस और पी वाले नहीं ले पाते? ले सकते हैं, थोड़ा सा शर्म आती है। तो पी वाले फिर भी एस को बड़ा नखरा है कि नहीं नहीं बहुत है, वी आर स्ट्रांग, वी डोंट टेक इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली आप देखिएगा सोडियम या पोटेशियम कैटाइंस आर नॉट गुड लुईस एसिड्स। मैग्नीशियम यहां लिखा जरूर है, और मैग्नीशियम कोई बहुत अच्छा लुईस एसिड नहीं है। बहुत रेयर ऐसे एनायंस होते हैं जिनके सामने वो हाथ पसारता है, और क्या वो काम कर सकता है? इन प्रिंसिपल तो हर कैटायन काम कर सकता है लुईस एसिड का। अच्छे शक्तिशाली लुईस एसिड कौन होते हैं? जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा वैसे वैसे मांगने की शक्ति बढ़ जाएगी। तो टिन +4, टाइटेनियम +4, +4 या +5 चार्ज इनके ऊपर है, ऑब्वियसली वो ज्यादा अच्छे लुईस एसिड हैं। +3 वाले थोड़े कम अच्छे बट डिसेंट हैं, +2 वाले और लल्लू हैं, और प्लस वालों ने तो खत्म ही है, बहुत पुअर है। फिर भी Ag+ वगैरह लुईस एसिड तो होते हैं।
राइट। या फिर एक जैसे मैंने SO3 का एग्जांपल दिया था, अब SO3 में क्या था, आप ये देखें, अ, जगह है, हाँ जी, ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब आप कहेंगे CO2 भी लुईस एसिड है, हाँ है, पर CO2 में कार्बन की तो बैंड बची पड़ी है, दो दो ऑक्सीजन जुड़े हैं, हाँ जी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन घसीट लिए कार्बन से, बिल्कुल, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कार्बन, यस, लेकिन ऑक्टेट पूरा है कार्बन का, हाँ जी, ऑक्टेट पूरा है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, लेगा कैसे इलेक्ट्रॉन? बात तो सही है आपकी। अब यहां तमाशा देखिए, ऑक्सीजन छीनती रहती है इलेक्ट्रॉन की, लाओ दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो इलेक्ट्रॉन, क्यों? हम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रह्मा जी ने बनाया हमको ऐसे, ऐसे बोलती रहती है। अब यहां पर क्या होता है, एकदम से जैसे ही कोई लुईस बेस या कोई ऐसी चीज आती है जो लोन पेयर डोनेट कर सके, अच्छा, जैसे जैसे मान लीजिए OH माइनस है, OH माइनस इज अ फेयरली पॉपुलर लुईस बेस, तो मान लीजिए अगर OH माइनस है आपके पास, तो क्या होगा, OH माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिए, हाँ जी, और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन का जंप मार्क है, ये क्या, जो पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि वो थोड़े वीक होते हैं, उनको बाहर वाले एटम पर, टर्मिनल एटम पर धक्का दे दिया जाता है कि तुम जाओ यहां से। अच्छा, आप भी देखें कि अगर CO2 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर धक्का दे दे, तो वो पूरा का पूरा यहां चला जाएगा, कार्बन पर प्लस और O पे माइनस आ जाएगा, कार्बन का ऑक्टेट अधूरा हो जाएगा, और अब वो किसी बाहर वाले से लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। डेफिशिएंसी उतनी थी नहीं, पर लालच था मन में, और किसी ने कहा देने इलेक्ट्रॉन, हाँ हाँ लेने हैं, पर जगह कहां है, रखोगे कहां? तो उधर बॉन्ड बना रखे थे उसने कहा था तू ले जा इलेक्ट्रॉन, यहां से और लेंगे, तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को, और बाहर से और कैच कर लिए कि लाओ लाओ, है ना, और इस तरह से ये बन गया कौन सा आपके पास, ये देखिए बड़ा मजेदार है, ये बाइकार्बोनेट बन गया है, जब OH माइनस से लोन पर लुईस एसिड के माफिक एक्सपेक्ट किए हैं या एक्सेप्ट करे हैं किसने, CO2 ने। तो इन जनरल ये सब भी लुईस एसिड हो सकते हैं, जी हाँ, ये सब भी लुईस एसिड हो सकते हैं। लुईस बेसिस कौन है, ये तो और बहुत ही आसान है, जिनके पास लोन पेयर हो और देने की इच्छा हो वो लुईस बेस है। व्हाट इज इच्छा, ये इच्छा कैसे आती है, जिनके पास लोन पेयर है वो दे ही देते हैं, बशर्ते प्लस चार्ज ना हो उनके ऊपर। अभी खुद ही प्लस चार्ज है तो दूसरों को कहां देंगे इलेक्ट्रॉन, वो नहीं होते। न्यूट्रल है तो भी दे सकते हैं, और माइनस चार्ज है तो बहुत खुशी से लोन पेयर दे सकते हैं। ये सब के सब लुईस बेसिस हो सकते हैं। जैसे आप देखिए, अमोनिया, पानी, अल्कोहल, अमीन्स, ये ठीक ठाक लुईस बेसिस है, नॉट नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर माइनस चार्ज है तो और खुशी से दे रखते हैं, और बेहतर लुईस बेसिस हैं, यस, निस्संदेह। तो भाई लोग, लुईस एसिड और बेस की भी बात कर ली हमने, और अब हम एक बड़े रहस्यमय शब्द पर आ गए हैं, जिसको एक जगत कहता है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की चर्चा कई पुस्तकों में आप देखेंगे, ये चर्चा होती तो है पर साफ साफ नहीं लिखी होती कि बैक बॉन्डिंग है क्या भला। आइए आपको बताते हैं क्या है बैक बॉन्डिंग। आप भी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अलोंग द एक्सिस आए, तो बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन साइडवेज आए, कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। एम्प्टी ऑर्बिटल है और दो दो इलेक्ट्रॉन है और अलोंग द एक्सिस आ गए, ये कैसा बॉन्ड है, लोग कहते हैं जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन है और एम्प्टी ऑर्बिटल है, और डिंग 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 करीब आ गए, ओवरलैप कर गए, बॉन्ड बन गया। ये क्या है, ये है बैक बॉन्डिंग। अच्छा, तो बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग इज जस्ट लाइक अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक के पास हो, दूसरी ऑर्बिटल के पास कुछ ना हो, सिर्फ एम्प्टी ऑर्बिटल हो, साइडवेज ओवरलैप करके अगर वो बॉन्ड बनाते हैं, तो कहलाता है बैक बॉन्डिंग, राइट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा था, सिग्मा टाइप जो हमने देखा था, इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं। या अगर पाई टाइप है, ये वो है जो कहलाता है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक तमाशा देखिए, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा था, जैसे आप देखें, अगर आपके पास अमोनिया है, ये किसका डायग्राम है, अमोनिया है, देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, हाँ जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहां क्या है आपके पास BF3 है, BF3 के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, बी एफ एफ और एफ ऐसा था, BF3, और इसके पास ये देखिए ये एम्प्टी पी ऑर्बिटल थी, ठीक है। अमोनिया
के मॉलिक्यूल ने उसे अप्रोच किया, जी हाँ, लोन पेयर डोनेट कर दिया, बिल्कुल। और जैसे जैसे डोनेट करते गए वैसे वैसे क्या होगा, आपको मिला BF3 और यहां NF3, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, शानदार है। तो ये तो एक सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें हम कहते हैं कि लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। लुईस बेस कौन है, जो लोन पेयर दे रहा है, लुईस एसिड कौन है, जो लोन पेयर ले रहा है, और एडिशन प्रोडक्ट उर्फ एडक्ट बन जाता है ये। ठीक है, ये हैप्पी, बढ़िया है। आप देखें इसको, अमोनिया और BF3 लोन पेयर आया और जैसे एक्सेप्ट किया, आप देखें BF3 मुड़ गया पीछे, BF3 ऐसा था, sp2 मुड़ गया, sp3 हो गया, फाइन। वो तो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन तो आप स्ट्रक्चर लिख के भी आराम से देख सकते हैं। ये वो एडक्ट बनने की प्रक्रिया है। आप देखिए, लोन पेयर डोनेट किया और जैसे ही लोन पेयर प्राप्त हुआ, BF3 हल्का सा मुड़ गया पीछे की ओर, और ये लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन यहां आप देख सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है। ग्रेट। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? आई मीन इसमें आप देखिए, अगर एक एटम है जिसके पास लोन पेयर है, पड़ोसी के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, आजू बाजू आ गए, अपने आप ही ओवरलैप हो जाती है और अपने आप ही पाई बॉन्ड बन जाता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लोग बैक बॉन्डिंग कह देते हैं। और जिस तरह से बनने के बाद एक सिग्मा बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई भेद नहीं होता, ठीक वैसे ही बनने के बाद एक पाई बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट और एक बैक बॉन्डिंग में कोई भेद नहीं होता, दोनों हूबहू एक जैसे होते हैं। Every sigma bond can be imagined as a coordinate and vice versa. In a similar fashion, every pi bond can be imagined as a back bonding and vice versa. Right? देखिए, किन के बीच में बनता है? एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, तो बता ही दिया था आपको। एक बहुत मशहूर केस है किसका? BF3 का। कैसा? आइए देखते हैं। आपके पास है B, यहां F और F। बोरॉन के पास लोन पेयर्स हैं, जी हाँ, सॉरी, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जी हाँ, और फ्लोरीन के पास, उसके पास लोन पेयर्स हैं। आप ये देखें, ये है आपका जिगर का टुकड़ा BF3 का मॉलिक्यूल, ठीक है। और एक बार ऑर्बिटल्स की भी दर्शन करें, ये है बोरॉन का ऑर्बिटल और फ्लोरीन, यहां देखें, ये है बोरॉन का दूसरा लोब और ये है फ्लोरीन का दूसरा लोब। क्या ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं? हाँ जी, इसको लोन पेयर है, बिल्कुल। तो क्या होगा, जब वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो करीब आएंगे, हाँ जी, और जब करीब आएंगे तो न चाहते चाहते हुए भी कुछ भी करें, उनके बाकी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर ही सकते हैं। तो फ्लोरीन का एक लोन पेयर ओवरलैप करेगा बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, और इस तरह से B और F के बीच में एक हल्का सा पाई बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ही वो इस साइड से बना, आप कहते हैं ऐसे कौन से पुण्य किए थे, इधर से क्यों नहीं बना? तो सच तो यह है, बोरॉन इस फ्लोरीन से, इस फ्लोरीन से, इस फ्लोरीन से, तीनों फ्लोरीन से हल्का पाई बॉन्ड, इसका भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, इसका भी करेगा, इसका भी करेगा। वाओ, एक से ज्यादा तरह से हो रहा है बॉन्ड्स, जी हाँ, ये तो रेजोनेंस टाइप है, बिल्कुल ये रेजोनेंस हो भी रही है। और आप कहेंगे कि ये जो डायग्राम बहुत खिचपिच हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं सबके पी ऑर्बिटल्स बना दूं, पर आप मान के चले कि बोरॉन अगर थोड़ा दूर दूर बनाता हूं ऐसे, तो ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, ये है, और बोरॉन का पी ऑर्बिटल है, तो जी हाँ, यहां भी ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल, और यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अच्छा, तो जब बैक बॉन्डिंग होती है तो सब जगह से इधर उधर ओवरलैप होते हैं। कंट्रोल करें अपने आप को, सिर्फ एक के साथ एक B और एक F होते तब भी बैक बॉन्डिंग हो जाती, यहां बैक बॉन्डिंग के साथ उसके बाद रेजोनेंस और हो रही है, तो ये और मजेदार है। ठीक है, तो BF बॉन्ड्स जो है, ये एक साधारण BF बॉन्ड जो होना चाहिए था, उसकी बजाय BF3 में जो BF बॉन्ड है थोड़ा मजबूत होता है, शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड था BF, उसमें हल्का सा पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है। क्यों? अरे पाई ओवरलैप हो रही है तो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर साथ साथ आएगा ही सही। आप भी देखिए, और जो हमने आपको बताया था, ये डॉटेड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगेन तीनों तरफ से हल्की हल्की ओवरलैप हो रही है, इसलिए बैक बॉन्डिंग अगेन फर्दर कंपाउंडेड विद ब्यूटीफुल रेजोनेंस। और ये है आपके पास मॉलिक्यूल किसका? बहुत ही क्लासिक मॉलिक्यूल BF3 का। क्यों होता है ऐसे? बोरॉन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, उसकी इच्छा है उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, वहां इलेक्ट्रॉनों की भीड़ इकट्ठी है, वो रिपेल कर रहे हैं, उसकी इच्छा है कि कोई इनको ले जाए। तो जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो दे देता है, जिसके पास कम है वो ले लेता है।
बहुत प्यार से दोनों ही खुश हो जाते हैं, बॉन्ड अच्छा बन जाता है और जीने को क्या चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर ये जो बैक बॉन्डिंग है कोई इसका टाइप है? जी हाँ, बोरॉन की ऑर्बिटल थी पी ऑर्बिटल, फ्लोरीन की ऑर्बिटल थी पी ऑर्बिटल, दोनों ने कौन सा बनाया? पाई बॉन्ड। तो बोलते हैं पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ऐसे थोड़ा स्टाइलिश तरीका है बोलने का। ध्यान रखना, पहले वो लिखते हैं जो डोनेट कर रहा है, बाद में वो लिखते हैं जो एक्सेप्ट कर रहा है। पी पाई बैक बॉन्डिंग। ऐसे ही पी पाई डी पाई क्या होगी? पी पाई डी पाई का मतलब पहला एटम जो है वो डोनेट कर रहा है लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर जो है वो पी ऑर्बिटल में पड़े हैं, और डी पाई कौन सा है? इसका मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल जो उसको स्वीकार कर रही है वो डी ऑर्बिटल है। कोई एग्जाम्पल है, एक बहुत ही मशहूर केस है ट्राइसिलाइल अमीन का। क्या क्या क्या? ट्राइसिलाइल अमीन। ये क्या होता है बताता हूं आपको। आप जानते हैं नाइट्रोजन के साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जुड़ते हैं, कार्बन चेन्स जुड़ती हैं, तो उन्हें अमीन्स कहते हैं। अच्छा, अगर CH3 जुड़ जाए, 1 2 3, 3 मतलब ट्राई, CH3 मतलब मिथाइल, तो ये क्या है? ये है ट्राई मिथाइलमीन। और कार्बन की ही फैमिली में कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, तो N के साथ अगर SiH3 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 जुड़ जाएं तो ये कहलाएगा ट्राइसिलाइल अमीन। अच्छा, एक मजे की बात बताऊं आपको, अगर आपके पास ट्राइमिथाइलमीन है तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसे? नाइट्रोजन sp3 एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो ट्राइगोनल पिरामिडल होनी चाहिए थी, और है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे थी नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल, अपेक्षा थी कि वैसे ही होगा नाइट्रोजन के साथ 3 सिलाइल, लेकिन ऐसा हो न सका। जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट करे तो उनको बड़ा सदमा लगा ये देखकर कि N के साथ अगर SiH3 होल थ्राइस है तो एक बड़ी अद्भुत चीज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार है। अरे, तो लोन पेयर कहां गया? एग्जैक्टली यही सवाल वैज्ञानिकों ने भी पूछा कि वो लोन पेयर कहां गया। हम बताते हैं आपको कहां गया। एक्चुअली हुआ ये कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वो पी ऑर्बिटल में था, ठीक है, और सिलिकॉन के पास थे एम्प्टी डी ऑर्बिटल। हाँ जी, तो सिलिकॉन ने कहा भी अपना लोन पेयर थोड़ा इधर दे दो, इससे क्या होगा? तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाएगा लोन पेयर का, हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, हमको भी खुशी होगी, ठीक है। तो लोन पेयर यहां गया। अब एक सिलिकॉन ने मांगा तो दूसरों ने कहा हम क्या सौतेले हैं, हमको भी दो। तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन गए, दूसरी तरफ गए, तीसरी तरफ गए, और बन गया ट्राइसिलाइल अमीन। इतने मस्त डीलोकलाइजेशन हो गया किसका? लोन पेयर का, कि अब उसको अच्छा पाई बॉन्ड बना रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में गिन नहीं सकते, वो हाइब्रिडाइजेशन में गिना नहीं जा रहा, तो उस तरह से वो असर नहीं डाल रहा। तो बचा क्या? अब 3 सिग्मा बॉन्ड्स बचे, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2 और ज्योमेट्री आ गई ट्रायगोनल प्लेनार। इस तरह से किस बात पर डिपेंड करती है बैक बॉन्डिंग? सीधी सी बात है, डोनेट करने वाला मजे से डोनेट कर दे तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी, और लेने वाला मजे से इलेक्ट्रॉन ले ले तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, अपने इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी और दूसरों के इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। आप देखिए, है ना? तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे जैसे NO या F है, अब इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो प्रायः नहीं होते, लेकिन लोन पेयर अक्सर होते हैं, तो ये लोन पेयर दूसरों को दे देती हैं, तो जाहिर सी बात है N से O से F आप देखेंगे लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। डाउन द ग्रुप चलेंगे, डाउन द ग्रुप डोमिनेट करता है साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। बड़ा एटम है तो साइडवेज ओवरलैप निश्चित घटिया होगी और वो निश्चित पाई बॉन्ड सड़े बनाएगा। घटिया पाई बॉन्ड बनेंगे तो उतने अच्छे से बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो NP से अच्छी है, OS से और FCl से अच्छी है व्हेन इट कम्स टू एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग कर सकती है लोन पेयर डोनेट करने, प्लीज नोट ये लोन पेयर डोनेट करने के बारे में है, बजाय क्लोरीन के। ऑक्सीजन मजे से डोनेट कर सकती है बजाय सल्फर के डोनेशन के, और नाइट्रोजन मजे से डोनेट कर सकती है बजाय फास्फोरस के डोनेशन के। राइट, अच्छी बात है। इसके अलावा स्ट्रेंथ के बारे में कुछ कह सकते हैं? जी हाँ, जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज डाउन द ग्रुप जाएंगे बढ़ जाएगा, वैसे वैसे पाई बॉन्ड सड़ जाएगा और बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी।
ऑर्बिटल छोटे होंगे, अच्छा पाई बॉन्ड बनेगा, तो बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। अच्छी बात है। सबसे बेहतर क्या है? 2p पाई बॉन्ड बनाए तो सबसे अच्छा है। 2p बनाए, ठीक है। 3p उससे घटिया है, और अगर डी ऑर्बिटल आ जाए तो बिल्कुल ही सड़ी है, ऑफ कोर्स। कोई एग्जांपल है BF3 और PF3? अगर आप देखें तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन की हो रही है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल से, या फ्लोरीन के लोन पेयर की हो रही है फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल से, किससे अच्छी होगी? बोरॉन, यहाँ पे पी पाई है, और यहाँ पर पी पाई डी पाई होगी, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अगर 2p है तो उसके ओवरलैप बेहतर है किससे? 2p3d से, विच इज लाइक मच वर्स ऑब्वियसली। अक्रॉस अ पीरियड आप देखें, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, खुद लेना हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी ज्यादा होगी तो मजे से ले लेगा, और देना हो, इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी ज्यादा होगी तो मुश्किल से देगा। वही बात जो हम पहले कह रहे थे आपसे, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द एटम विच हैज वेकेंट ऑर्बिटल बढ़ जाता है, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है। क्या? जैसे बता रहा हूं आपके पास, जैसे PCl3 है, इस पे लोन पेयर है, और फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है। ऐसे ही PCl5 है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, और फास्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी हैं। हाँ जी। अब ये जो लोन पेयर है, ये थोड़ा अशुभ है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिचनेस पैदा करता है, तो आप पाएंगे कि ये जो फास्फोरस है, ये उतने अच्छे से, अगर मान लो बैक बॉन्डिंग करना चाहे Cl के एटम्स के लोन पेयर के साथ, उतनी अच्छी नहीं कर पाएगा। ये वाला जो फास्फोरस है, ये ज्यादा अच्छी कर पाएगा। और Cl चलो बहुत बड़ा एटम है, मुश्किल है, छोटे एटम F ले लेते, तो अगर PF3 और PF5 होता, तो PF5 में फ्लोरीन के लोन पेयर्स की बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती, PF3 में ऑब्वियस सी बात है उतनी अच्छी नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्वेश्चन है इसी बात पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग? वाओ, PF3 या SiF4? PF3 में लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास लोन पेयर नहीं है, तो हाँ, सिलिकॉन में अच्छी होगी, बिल्कुल मान सकते हैं। ये ऑब्वियस सी बात गलत है ना। PF5 और SiF4 बोल सकते हैं, चार्ज भी देखना पड़ेगा। सिलिकॉन और फास्फोरस में छोटा एटम है फास्फोरस, सिलिकॉन +4 था, फास्फोरस +5 है, प्लस चार्ज आने से ऑर्बिटल्स और कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं और छोटे हो गए हैं। छोटे ऑर्बिटल्स अच्छे पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो PF5 में ऑब्वियसली बैक बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी बचाए SiF4 की। प्लीज नोट, इन सब केसेस में डोनर एटम कौन है? F का लोन पेयर, और एक्सेप्टर कौन है? सेंट्रल एटम का एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ये p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के दोनों उदाहरण हैं। एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या है? सिलिकॉन मजे से एक्सेप्ट कर लेगा बजाय फास्फोरस के, फास्फोरस बजाय सल्फर के, सल्फर बजाय क्लोरीन के, लोन पेयर बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है। ये बशर्ते तब है जब ये टर्मिनल एटम्स और उनके पास लोन पेयर्स वगैरह हो। तो अगर लोन पेयर्स नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ठीक उलट जाएगा। क्यों? लोन पेयर नहीं है तो ये तभी नहीं होंगे जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा। सिलिकॉन +4 है तो फास्फोरस +5, सल्फर +6, क्लोरीन +7, आकर्षण शक्ति बढ़ती जाएगी, तो बैक बॉन्डिंग ऑफ कोर्स अच्छी होती जाएगी। कैसे? अब उदाहरणों में दिख जाएगा आपको। जैसे ये देखिए, आपके पास अगर है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपके पास है SiO4 4-, फॉस्फेट, सल्फेट और परक्लोरेट। एक बार गौर से इनका स्ट्रक्चर देख लें। SiO4 4- का स्ट्रक्चर ये सब हम बनाना सीख चुके हैं। ये ऐसे बनाया था हमने। ये है ऑर्थोसिलिकेट। इसी में अगर आप बनाएंगे फॉस्फेट, तो आप देखेंगे एक पाई बॉन्ड और आ गया है। सल्फेट में 2-2 पाई बॉन्ड आ गए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, वो सेंट्रल एटम के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी। और जैसे जैसे सेंट्रल एटम के डी ऑर्बिटल्स के साथ बैक बॉन्डिंग अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे आप देखिए, आपके पास पहले एक भी पाई बॉन्ड नहीं था, फिर 1 पाई बॉन्ड, फिर 2 पाई बॉन्ड, फिर 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स की बढ़ती हुई संख्या क्या बता रही है? कि एक्सटेंट ऑफ p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, +4 +5 +6 +7 बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट बढ़ रहा है। यही बात पूछ ली। हाँ जी, तो ये तो पढ़ रहा है बिल्कुल, ये है ना। अब एक और शब्द आता है, टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीमराइजेशन। ये क्या है?
क्या ऑर्थोसिलिकेट पॉलीमराइज करता है? बहुत आराम से। क्या ClO4 माइनस पॉलीमराइज करता है? ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर आपस में पाई बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे बाहर जाके दूसरों से बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल के अंदर खुद अच्छे बॉन्ड बन जाएंगे तो उनको तोड़कर वो बाहर वालों के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। पर अगर दो आयंस या दो मॉलिक्यूल्स अपने अंदर के बॉन्ड कुछ तोड़कर बाहर वालों से बॉन्ड बना लें तो हम कहेंगे ये तो जुड़ गए, पॉलीमराइज हो गए। हाँ जी। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड अच्छे हो गए हैं वैसे वैसे टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीमराइजेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने बॉन्ड्स तोड़कर दूसरों से बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी घट जाएगी। तो जैसे जैसे इधर आएंगे टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीमराइजेशन डिक्रीजेस, यस बिल्कुल इट डिक्रीजेस। दिस इज द आइडिया, राइट। चलिए बैक बॉन्डिंग को एक बार समराइज करते हैं फटाफट। क्या क्या है बैक बॉन्डिंग में, क्या क्या गुल खिले? आइए देखिए, लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, सेंट्रल एटम अगर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बाहर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वो उतना अच्छा लुईस एसिड नहीं रह जाएगा। क्यों? उसको इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अंदर से मिल गए तो दूसरों से मांगने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ उसकी घट जाएगी। लेकिन अगर किसी ने अपने लोन पेयर दे दिए हैं किसी को पाई बॉन्डिंग में, तो उसकी दूसरों को लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो जो लोन पेयर वाला एटम है अगर वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये दोनों अलग अलग एटम्स के लिए ध्यान रखना। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ है सेंट्रल एटम के लिए और लुईस बेसिक स्ट्रेंथ थी टर्मिनल एटम के लिए, और दोनों ही कम हो जाएंगी। बॉन्ड लेंथ, कोई एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बन गया तो हल्का सा पाई बॉन्ड बना तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ घट गई और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। बॉन्ड एंगल्स पर कोई असर पड़ता है? प्लीज नोट, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जा सकता। अगर वो लोन पेयर टर्मिनल एटम पर है तो वैसे भी उसका ज्योमेट्री पर असर नहीं पड़ रहा था, पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया भाड़ में जाए, जैसे BF3 कोई असर नहीं है ज्योमेट्री पे। लेकिन अगर लोन पेयर सेंट्रल एटम पर है, जैसा जैसा था ट्राइसिलाइल अमीन में, उसमें क्या था, एन पे लोन पेयर था, आजू बाजू सिलिकॉन थे, बैक बॉन्डिंग हुई, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो अब लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे हैं। और ऐसे केस में टेंडेंसी टुवर्ड्स आई मीन पॉलीमराइजेशन तो छोड़ दिए, ऐसे केस में अगर लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जा रहा सेंट्रल एटम पर तो हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा, बॉन्ड एंगल्स और ज्योमेट्री दोनों बदल जाएंगे। वाह! तो हाइब्रिडाइजेशन बदल सकता है और बॉन्ड एंगल्स भी बदल सकते हैं। दे मे चेंज, कब? अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है देन दे विल चेंज, और अगर टर्मिनल एटम्स का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है देन ऑब्वियसली दे विल नॉट चेंज। ऐसा है। एक और एग्जांपल्स देख लीजिए, और BF3, BCl3, BBr3, BI3, लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? BF3 में F छोटी थी, बैक बॉन्डिंग अच्छी थी, बोरॉन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा फ्लोरीन से तो बाहर से नहीं मांगेगा। लुईस एसिड है पर उतना अच्छा नहीं है जितना BCl3 है। क्लोरीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, उन तो थी, पर आप देखेंगे F से Cl से Br से I क्या हो रहा है? साइज increases, तो extent of back bonding decreases, तो बोरॉन को लॉट लॉट के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो बोरॉन बाहर से मांगता रहता है, उसकी लुईस एसिड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसलिए ट्राइसिलाइलामीन और ट्राइमेथाइलामीन लुईस बेसिक स्ट्रेंथ पर कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, यहां तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है तो दूसरों को दे सकता है, अच्छा लुईस बेस है। यहां का लोन पेयर तो चला गया कहां? सिलिकॉन के पास। लोन न रहा, उसको तो कहीं और भाग गया, जो है ही नहीं उसको देंगे कहां से? तो लुईस बेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जी हाँ, कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ देखिए, BF3 में क्या होती है? BFFF ऐसे, और BF4 माइनस में क्या है? B के साथ 4 F जुड़े हैं इस तरह से, ये है BF4 माइनस। अगर ये है BF4 माइनस तो BF बॉन्ड लेंथ का क्या होगा? BF बॉन्ड लेंथ स्लाइटली, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना है? इसमें बॉन्ड ऑर्डर है 1 और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर है ग्रेटर देन 1। यहां पे तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, एम्प्टी ऑर्बिटल बची नहीं तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है BF4 माइनस में, पर BF3 में सेंट्रल एटम पर एम्प्टी p ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग कर सकता है, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए देख सकते हैं, राइट।
चलिए मजेदार है ये। एक आध एग्जाम्पल और देखिए। अगर आपके पास है ईथर CH3OCH3 डाइमिथाइल ईथर, या आपके पास है डाइसिलाइल ईथर, क्या होगा? सिलिकॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हड़प लेगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और अगर एक भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग करेगा यानी कि पाई बॉन्ड बनाएगा तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिन सकते। अगर ये sp3 है शुद्ध, हाँ जी, तो ये sp2 की तरफ चला जाएगा। अगर एक लोन पेयर भी बैक बॉन्डिंग में गया तो sp2 हो जाएगा, दोनों चले जाते तो sp हो जाता। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ जाएगा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जी हाँ, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ऐसे आप कह सकते हैं। कितना बढ़ेगा ये नहीं कह सकते, वो एक्सपेरिमेंटल है, और बढ़ जाएगा ये अवश्य कह सकते हैं। यहां देखो बहुत मजेदार, बहुत मशहूर केस है NCO। NCO ये आइसोसाइनेट, बहुत ही खतरनाक चीज है। भोपाल गैस कांड अगर आपको याद हो, उसमें ये मिथाइल आइसोसाइनेट फैली थी जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। बहुत पुरानी बात है पर डेंजरस, सबसे बड़ी केमिकल त्रासदियों में से मानी जाती है दुनिया की। ये भोपाल गैस कांड में जो गैस लीक हुई थी, और यही मनहूस मॉलिक्यूल था जो बाहर लीक हो गया था, विषैला होता है। तो एक तो ये है। इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। लेकिन इसी में अगर आप कार्बन के स्थान पर सिलिकॉन रखते हैं तो क्या होगा? तब सिलिकॉन के पास है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगेगा, क्योंकि एक एटम के पास लोन पेयर है, पड़ोसी के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, तो बैक बॉन्डिंग होगी। और इनफैक्ट ये बॉन्ड लेंथ लगभग लीनियर हो जाती है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है, अगेन बिकॉज बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, इसलिए। गॉट इट? चलिए मजेदार है। NCl3 में भी ड्रामा होता है, कैसे आप देखिए। अब NCl3 में कौन किसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा? Cl के पास लोन पेयर भी है और एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी हैं, जी हाँ, तो वो बैक बॉन्डिंग से लोन पेयर दे भी सकती हैं और ले भी सकती थी, जी। पर नाइट्रोजन के पास सिर्फ लोन पेयर है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगी। अच्छा, और Cl अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन लेगी। अच्छा, तो इस तरह से बैक बॉन्डिंग होगी, जी हाँ। पर तीन तीन लोन पेयर्स हैं किसके पास? Cl के पास, तो बहुत शानदार बैक बॉन्डिंग तो नहीं होगी, हाँ थोड़ी बहुत हो जाएगी, तो हल्की हल्की बैक बॉन्डिंग हो सकती है, जिसके कारण आप देखेंगे Cl NCl बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ऐसा मान सकते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन करिए। ट्राइमेथाइलअमीन इज पिरामिडल बट ट्राइसिलाइलामीन इज प्लेनार, व्हाई? क्यों होगा ऐसा? आपके पास देखिए, आपको पता है कौन सी वीकेंड ऑर्बिटल कौन सी है? सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, जी हाँ, वो बैक बॉन्डिंग करेगा, बिल्कुल कार्बन नहीं कर सकता, तो 2 पाई या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग के चलते ट्राइसिलाइलामीन प्लेनार हो जाता है, ऐसा है। डायग्राम से देख लीजिए, साफ साफ वही बात है जो आपको बता चुके थे, फिर डायग्रामेटिकली क्वेश्चन के माध्यम से रीइंफोर्स कर रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए अच्छे से, अच्छी बात है। N SiH3 whole thrice is planar, while P SiH3 whole thrice is pyramidal. Why? कहानी में दूसरा मोड़, सिलाइलामीन ही है, लेकिन यहां पर क्या था? N के साथ SiH3 SiH3 SiH3, ये है अमीन, और ये है फॉस्फीन, ट्राइसिलाइल फॉस्फीन, SiH3 SiH3 SiH3। अब एम्प्टी ऑर्बिटल्स तो है सिलिकॉन में दोनों जगह, पर अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था, लोन पेयर तो फास्फोरस के पास भी है। प्लीज नोट, ये जो फास्फोरस है ये आ, बड़ा एटम है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे एटम का साइज बढ़ जाएगा, तो उसका पाई बॉन्ड सड़ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती है। तो एक है 3p पाई और 3d पाई, ये जो बनाने की आप कोशिश कर रहे थे ये बहुत ही पुअर है, क्योंकि बहुत पुअर होता है, ये ओवरलैप बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बहुत कम हो गया है, तो जी लोन पेयर फास्फोरस पर ही पड़ा है, कहीं जावा नहीं रहा ज्यादा, इस वजह से पिरामिडल हो जाता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर फैल गया था सिलिकॉन पर, इसके चलते प्लेनार हो गया था। सुंदर प्रश्न है, आप देखें बहुत अच्छी तुलना भी है वह एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की, और देखने लायक।
ध्यान रखिए, फॉर अ स्टेबल बैक बॉन्ड, अच्छी बैक बॉन्डिंग कब होगी? तब जब दोनों एटम्स में से एक एटम अगर सेकेंड पीरियड का है, मस्ट थोड़ा सा शक्तिशाली शब्द है, प्रिफरेबल होना चाहिए। प्रिफरेबली अगर एक सेकेंड पीरियड का है तो बैक बॉन्डिंग सिग्निफिकेंट होगी। अगर दोनों एटम बड़े हो जाएंगे तो बैक बॉन्डिंग काफी पुअर हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी। ऐसा है। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म, व्हाई? एसिडिक मतलब जो मजे से H प्लस छोड़ दे वो है एसिडिक। अच्छा, तो ये मजे से H प्लस छोड़ सकता है और CF, क्या ऐसा है? हाँ जी। क्यों? इसका मतलब अगर इनकी तुलना करें तो ज्यादा स्टेबल कौन है? माइनस चार्ज मजे से कौन रख सकता है? अगर कार्बन पर लोन पेयर आ गया है तो Cl जो है, प्लीज नोट, Cl के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। जी हाँ, यहां पे p पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो कार्बन का लोन पेयर क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में डिलोकलाइज हो सकता है, स्टेबलाइज हो सकता है। कार्बन का लोन पेयर भाग गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो उसकी वापस H प्लस तक जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। वापस चला जाता तो लौट जाता और हम कहते हैं H प्लस ले लिया, वापस भाग गया, एसिडिक नहीं है। लेकिन लोन पेयर इधर उधर भाग गया तो वो वापस H प्लस के पास नहीं जा रहा, रिवर्सिबल नहीं है, उतना रिएक्शन, उतना एक्सटेंड वापस जाने का नहीं है, यानी कि फॉरवर्ड आने का ज्यादा है, ज्यादा मजे से छोड़ देगा H प्लस और मजे से छोड़ देगा H प्लस। जितने मजे से H प्लस छोड़े उतना एसिडिक है, तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म थोड़ी सी ज्यादा एसिडिक है बजाय इसके फ्लोरोफॉर्म के। थोड़ा रिपीट वंस, एक बार फिर बोलता हूं, आनंद से जो छोड़ दे H प्लस वो है ज्यादा एसिडिक, ठीक है, और H प्लस छोड़ते हैं तो साथ में एनायन बनता है जी। तो अगर एनायन ऐसा है जो वापस H प्लस खाकर लौट आए, H प्लस दिए तो एसिडिक था, लौट आया तो पुनः एसिडिक है। तो अगर एनायन H प्लस को लोन पर डोनेट कर दे और वापस चला जाए तो पदार्थ उतना एसिडिक नहीं होता। अच्छा, तो यहां पे क्या है, यहां पर कार्बन के पास माइनस चार्ज था, लोन पेयर था दोनों केसेस में, पर Cl ने बैक बॉन्डिंग कर ली, माइनस चार्ज थोड़ा सा स्टेबल हो गया, उसकी वापस H प्लस लेने की टेंडेंसी कम हो गई, वापस जाने की टेंडेंसी कम हो गई, यानी कि क्लोरोफॉर्म H प्लस छोड़े इसकी टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई, इसके चलते क्लोरोफॉर्म एसिडिक हो गई। फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, वो बैक बॉन्डिंग नहीं करा सकती, तो फ्लोरोफॉर्म अच्छी है पर उतनी एसिडिक नहीं है। तो बच्चे लोग, आज की मुलाकात बस इतनी। आज हमने बातें करी हैं किसकी? ड्रैगोस रूल की, और बातें करी हैं बहुत ही अद्भुत बैक बॉन्डिंग की। लुईस एसिड्स और लुईस बेसिस का भी छोटा सा कंसेप्ट हमने बीच में देखा था। अगली मुलाकात में और होंगी बातें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स की, हम बातें और भी बहुत सारी बातें करेंगे अगली बार। तब तक के लिए बिल्कुल रहिए तैयार, असाइनमेंट्स करते रहिए, थ्योरी को याद करते रहिए, रजिस्टर बंद करके पूरी थ्योरी रिपीट करके अच्छे से पढ़ते रहिए। फिलहाल तो इतनी बातें बहुत हैं। दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।